बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा थर्ड लेक्चर है आज का, जो कि फार्मास्यूटिक्स का है, आपकी फार्मास्यूटिक्स की बुक। ठीक है, तो फार्मास्यूटिक्स में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 2 जो कि चैप्टर था ड्रग का। ड्रग मैंने कल बताया था, एनी सब्सटेंस व्हिच कैन प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पांस इज कॉल्ड ड्रग। उसके अलावा आपने ड्रग की डेफिनेशन पढ़ी थी एंसेल के मुताबिक, जिसमें बताया गया था कि ड्रग वो केमिकल सब्सटेंस है, वो चीज है जिसको इस्तेमाल किया जाता है इन दी डायग्नोसिस, तशखीस में, मिटिगेशन, तरियात में, ट्रीटमेंट, इलाज में, क्योर, शिफा हासिल करने के लिए, एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, और बीमारी से बचाने के लिए जिस भी केमिकल को इंसानों या जानवरों में इस्तेमाल किया जाता है वो केमिकल ड्रग कहलाता है। वो केमिकल क्या कहलाता है भाई? ड्रग कहलाता है। तो ये तो एंसेल के मुताबिक था। आगे आपने ड्रग की क्लासिफिकेशन पढ़ी। इसकी दो क्लासिफिकेशन थी। एक क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, और दूसरी क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, यानी जराइम के लिहाज से। सेल के लिहाज से आगे मजीद इसकी दो क्लासिफिकेशन थी, और पहली थी, उसका नाम था ओवर द काउंटर ड्रग, ओवर द काउंटर ड्रग, यानी कि OTC ड्रग, ओवर द काउंटर। दूसरा था प्रेस्क्रिप्शन ड्रग, यानी कि नुस्खे के साथ बिकने वाली अद्वियात। ऑन द बेसिस ऑफ सेल का मतलब क्या है कि दवा को बेचने के लिहाज से आप कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं। एक दवा आप बेच रहे हैं, जो एक पेशेंट आया, उसने दवा तलब की, मल्टीविटामिन दे दो, आपने उसको उठाकर सर्बेक्सेड की गोलियां दे दी। एक पेशेंट आया, उसने कहा दर्द की दवा दे दो, आपने एनसैड्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग में से उठाकर डिस्प्रिन दे दी। एक पेशेंट आया, उसने कहा कंट्रासेप्टिव दे दो, आपने माने हमल अद्वियात उठाकर दे दी। एक पेशेंट आया, उसने कहा लैक्सेटिव दे दो, कब्ज तोड़ने की दवा दे दो, तो आपने एंटी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज को खत्म करने वाली दवा दे दी। ठीक है, तो ये सब अद्वियात क्या थी जो बगैर डॉक्टर के नुस्खे के मिल जाती हैं बाजार से। इनको ओवर द काउंटर ड्रग्स कहते हैं, OTC ड्रग कहते हैं। अब एक पेशेंट आया, उसने कहा बेंजोडाइजापीन या नारकोटिक्स दे दो, बेंजोडाइजापीन, इनको हम नारकोटिक भी कहते हैं, नशे आवर अद्वियात दे दो। आप कहोगे मियां प्रेस्क्रिप्शन लेकर आओ। एक पेशेंट आया, उसने कहा एंटीबायोटिक दे दो, आप कहोगे मियां प्रेस्क्रिप्शन लेकर आओ, एंटीबायोटिक का अमोक्सिन दे दो, ऑगमेंटन दे दो, डॉक्टर का पर्चा लाओ। एक पेशेंट आया, उसने कहा बार्बिचुरेट्स दे दो, बार्बिचुरेट्स एंटीसाइकोटिक्स हैं, क्या है भाई? एंटीसाइकोटिक्स, यानी नफ्सियात की दवाइयां हैं, आपने कहा प्रेस्क्रिप्शन लाओ। इस तरीके से एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव, ब्लड प्रेशर की दवा दे दो, आपने कहा पर्चा लाओ। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट दे दो, आपने कहा पर्चा लाओ। पर्चा मतलब कोई खाने का पर्चा नहीं लाओ, डॉक्टर का पर्चा, पर्ची, नुस्खा, ये लेकर आओ। तो इनको हम प्रेस्क्रिप्शन, नुस्खे पर बिकने वाली अद्वियात कह रहे थे। प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स में जो मुझे एक बात बताना चाहिए आप लोगों को, यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल हो रही हैं। एक का नाम है हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट, ग्लाइसीमिक एजेंट प्रेस्क्रिप्शन ड्रग की मिसाल में लिखी हुई है, और एक का नाम है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। ध्यान में रखिएगा जो मैं समझा रहा हूं बहुत अहम है। हाइपर और हाइपो, हाइपर और हाइपो, हाइपर का मुतजाद है हाइपो,
हाइपर का मतलब क्या है इंग्लिश में? हाइपो। हाइपर का मतलब होता है बढ़ना, उठना, बुलंद होना, इंक्रीज होना। हाइपर का मतलब क्या है? इंक्रीज होना, बढ़ना, उठना, इंक्रीज। हाइपो का मतलब क्या है? नीचे आना, पस्त होना, बैठना, कम होना। इंग्लिश में इसका मायने क्या हो गया? डिक्रीज। क्या मायने हो गया? डिक्रीज। तो हाइपर का लफ्ज कहीं भी आ जाएगा मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, आप बात समझ जाना कि हाइपर का मतलब किसी चीज की ज्यादती, बुलंदी, इंक्रीज को बताया जा रहा है। हाइपो का लफ्ज कहीं भी आ जाएगा तो इस लफ्ज से समझ जाना किसी चीज की कमी के बारे में बताया जा रहा है। हाइपो का मतलब कम, कमी करना, कम करना, डिक्रीज करना। ग्लाइसीमिक, ग्लाइक का लफ्ज कहीं भी आ जाएगा, ग्लाइक, GLYC, ग्लाइक। इसका मतलब हो गया ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड, सैकराइड्स। समझ आ रही बात? ग्लाइक का मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। बात समझ में लग रही है? हाइपो मीन कमी, किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। हाइपो कम हो रहे हैं, क्या कम हो रहे हैं? ग्लाइक, कार्बोहाइड्रेट। हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट बता रहा हूं। हाइपो मीन कम हो रहे हैं, ग्लाइक मतलब कार्बोहाइड्रेट की कमी हो रही है। कहां पे? ईमिक, EMIC, ईमिक। याद रखना, EMIA, ईमिया, HEMEA, हीमिया, ईमिक, ईमिया, ईमिक, हीमिया। कहीं पर भी हीम या हीमिया या हीम, HEAM, हीम, हीम, हीमिया, ईमिया, ईमिक, कहीं पर भी ये चार लफ्ज आ जाएं अगर आपकी बुक्स के अंदर, तो समझ जाना हम ब्लड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ब्लड। ब्लड। इसके मायने होते हैं ब्लड। हीम के मायने ब्लड, हीमिया के मायने ब्लड, हीमिया के मायने ब्लड, ब्लड, ईमिया के मायने ब्लड। हाइपोग्लाइसीमिक, हाइपो मीन कमी हो रही है, ग्लाइक मतलब ग्लूकोज की, कार्बोहाइड्रेट की। कहां पे? ईमिक मीन ब्लड में। कहां पे भाई? ब्लड में, ब्लड में। एजेंट मीन केमिकल, वो केमिकल जो खून के अंदर ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट एक ग्लूकोज है ना भाई, C6H12O6 की कमी कर दे, उन दवाइयों को हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट कहते हैं। यानी उर्दू, इसकी आसान उर्दू क्या है? शुगर कम करने वाली हथियार। उर्दू क्या हो गई? शुगर कम कर। शुगर कहां कम हो रही है? घर के किचन में कम नहीं हो रही, बर्नी में कम नहीं हो रही, मुल्क में खत्म नहीं हो रही। शुगर कम करने वाली दवा जब कही जाएगी तो आप समझ जाएंगे मरीज के खून में शुगर कम हो रही है। इसी को गोरों ने, मेडिकल साइंस वालों ने हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट का नाम दिया गया। हाइपो मीन कम कर रही है, ग्लाइक मीन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मीन शुगर, स्वीट, मीठी चीज। ईमिक मीन ब्लड में शुगर को कम करने वाली एजेंट अद्वियात। समझ लग गया? हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट यानी एंटी डायबिटिक डिजीज। डायबिटीज कहते हैं शुगर को, डायबिटीज शुगर को कहते हैं ना इंग्लिश में। डायबिटीज ज़ियाबितस उर्दू में, ज़ियाबितस किसमें कहते हैं? उर्दू में ज़ियाबिटीज को। तो ये क्या है भाई? वो दवाइयां जो डायबिटीज खत्म करती हैं उनको हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट कहते हैं। वो एजेंट जो खून में शुगर की मिकदार बढ़ा देते हैं उनका नाम क्या हो जाएगा? ये हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट है, वो हो जाएंगे हाइपर ग्लाइसीमिक एजेंट। यानी ऐसे केमिकल एजेंट जो खून में ग्लाइक, ग्लूकोज, ईमिक ब्लड में हाइपर इनकी मिकदार को बढ़ा दें। खून में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ाने वाले केमिकल एजेंट हाइपर ग्लाइसीमिक एजेंट कहलाते हैं। वो कौन कौन से? चीनी आप खा लें, खून में शुगर की मिकदार हाइपर, मिठाई खा लें, गुड़ खा लें, खून में शुगर की मिकदार ऊपर, सिरप पी लें, खून में शुगर की मिकदार ऊपर, टॉफियां खा लें, जूस पी लें, ये हाइपर ग्लाइसीमिक एजेंट है। किसी की शुगर लो हो रही होती है, डॉक्टर कहते हैं फौरन टॉफियां खिलाओ, ग्लूकोज पिलाओ, यानी हाइपर ग्लाइसीमिक एजेंट हैं जो एजेंट खून में शुगर की मिकदार बढ़ा दे। और हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट खून में शुगर की मिकदार कम करने वाली
दवा दे, ठीक है। जैसे कि गेट्रिल, गेटफॉर्मिन, ग्लूकोफेज, ये शुगर कम करती हैं और चीनी मीठी चीजें हाइपर बढ़ाती हैं। हाइपर बढ़ाना, हाइपो कम करना। ईनिया, हीनिया, हीन मीन ब्लड, जैसे खून की कमी को अनीमिया कहते हैं। एनीमिया, एन मीन एब्सेंट, एन मीन एब्सेंट, ईनिया मीन ब्लड। बताया था ना कहीं भी ईनिया, हीनिया, ईमिक, हीमिक कहीं भी आ जाए इसका मीन ब्लड। तो एनीमिया, एब्सेंट ब्लड, इसको क्या है भाई, खून की कमी है। उर्दू में खून की कमी, मेडिकल साइंस में एनीमिया, इंग्लिश में एब्सेंस ऑफ ब्लड, एब्सेंस ऑफ ब्लड। इसी तरह अगली टर्मिनोलॉजी आपकी प्रेस्क्रिप्शन ड्रग में एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट थी। कल चूंकि टाइम खत्म हो गया था इसलिए मेडिकल टर्मिनोलॉजीज को समझा नहीं सका। ये समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है मेडिकल टर्मिनोलॉजी। तो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, एंटी के मायने क्या हो गए भाई, मुखालिफ। जैसे भारत पाकिस्तान के एंटी है, अगेंस्ट है, मुखालिफ है। हाइपर मीन बढ़ना, बुलंद करना, इंक्रीज करना। टेंसिव का लफ्ज निकला है टेंशन से। किससे निकला है? टेंशन। टेंशन के मायने है तनाव। हम कहते हैं यार ज़हनी टेंशन हो रही है, पेपर फेल हो गया, अब क्या बनेगा, फला काम हो गया, क्या होगा। तो इसको कहते हैं तनाव। क्या कहते हैं भाई? तनाव। एक बीमारी है जिसको हम टेंशन की बीमारी कहते हैं। अगर उसके आगे हम हाइपर टेंशन लगा दें, हाइपर टेंशन, हाइपर का मतलब बढ़ना, टेंशन का मतलब तनाव, यानी तनाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ज़हनी तनाव हो, जिस्मानी तनाव हो, जज्बाती तनाव हो। जब जज्बाती तनाव में इजाफा होता है, आप किसी की बात बर्दाश्त किए जा रहे हैं, फिर एक लम्हा आता है आप उसे जवाब देते हैं, भाई तू मेरे पीछे पै गया, की हो गया, फिर की होया, ऐ करता, वो करता, फिर क्या होता है, लड़ाई होती है। वो जज्बाती तनाव है। एक जिस्मानी तनाव है, एक ज़हनी तनाव है। ज़हनी तनाव का मरीज टेंशन में, प्रेशर में, डिप्रेशन में रहता है। जिस्मानी तनाव का मरीज जिस्म टूटता फूटता, पट्टे अकड़े रहते हैं। जज्बाती तनाव का मरीज गुस्से में होता है। इसी तरह हाइपर टेंशन को इंक्रीज, हाइपर मीन इंक्रीज, हाइपर का मतलब क्या है? इंक्रीज ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाइपरटेंशन को मेडिकल साइंस में इंक्रीज, बढ़ा हुआ बीपी, ब्लड प्रेशर, बी से ब्लड, पी से प्रेशर, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर कहते हैं। आपको पता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। 80 को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और 120 ऊपर वाले को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। नीचे वाले को क्या कहते हैं? डायस्टोलिक, ऊपर वाले को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो हाइपरटेंशन कोई दिमाग की टेंशन नहीं है, दिमाग की बड़ी हुई टेंशन नहीं है। हाइपरटेंशन बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कहते हैं। किसको कहते हैं? बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर मेडिकल साइंस में हाइपरटेंशन कहलाता है। और लो बीपी, गिरा हुआ ब्लड प्रेशर, हाइपर का उल्ट हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन को लो बीपी कहेंगे, लो ब्लड प्रेशर कहेंगे। और इसको इंक्रीज ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन को। दर हकीकत ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन क्यों कहते हैं? टेंशन कहते हैं तनाव को। आपकी खून की नालियों में खून का प्रेशर बढ़ने से एक तनाव आ जाता है, खिंचाव आ जाता है। जैसे कहीं पे आप पाइप में पानी लगाएं, उसमें प्रेशर ज्यादा हो तो आपको डर होता है कि इतना तन गया फट ना जाए। जैसे आप गुब्बारे में हवा भरते हैं, वो लचक खत्म होती जाती है, उसमें तनाव आता जाता है, खिंचता जाता है, खिंचता जाता है, खिंचता जाता है, इतना खिंचता है कि फट जाता है। तो ये खून की नालियों के तनाव को, बढ़े हुए तनाव को, हाइपर बढ़ा हुआ टेंशन, खून की नालियां, वेसल्स, ब्लड वेसल्स, खून की शरियानों का बढ़ा हुआ तनाव हाइपरटेंशन होता है। और जब ये तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो खून की नालियां फट जाती हैं और ब्रेन को हैमरेज हो जाता है। खून में, दिमाग में शरियान पड़ गई, ब्रेन हैमरेज, मेदे में फट गई, स्टोमिक हैमरेज। हैमरेज कहते हैं लीकेज ऑफ ब्लड को। ठीक है, तो ये सब चीजें मेडिकल टर्मिनोलॉजीज थी जिसके बारे में बताना मैं जरूरी समझता था, क्योंकि
क्योंकि इसके बगैर आपको मैं पढ़ा तो दूंगा, आगे तो गुजर जाऊंगा, लेकिन आप बस पढ़ ही लोगे, समझोगे कुछ नहीं। सर मेडिसिन का दोबारा बता दें, आवाज पहले नहीं आ रही थी। वाजिद भाई पूछ रहे हैं कौन सी मेडिसिन का भाई पूछ रहे हो, मुझे नहीं पता कि मैं तो ड्रग का चैप्टर शुरू किया था, उसका पुराना रिव्यू दे रहा हूं, अभी मैंने नया कुछ नहीं पढ़ाया। आप मुझसे पूछें कौन क्या मेडिसिन का पूछ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भाई, हाइपरटेंशन की टर्मिनोलॉजी आपको पता लग गई, हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट का पता लग गया, हाइपो मीन कम करने वाले, ग्लाइड मीन ग्लूकोज का लेवल, इमिक मीन ब्लड में, एजेंट मीन केमिकल, ऐसे दवाइयां ऐसे केमिकल अज्जा जो खून में शुगर की मिकदार कम कर देते हैं उनको हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट कहते हैं। और ऐसे एजेंट जो हाइपरटेंशन यानी इंक्रीज ब्लड प्रेशर के एंटी हैं, मुखालिफ हैं, यानी ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं, उनको एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। और यही मिसालें अगर आपकी प्रेस्क्रिप्शन ड्रग में लिखी हुई हैं कि एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स और हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स। पेज नंबर 6 पर अगर आप देखें क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में, तो आपको समझ में आ जाएगा। उमर फारूक साहब पूछ रहे हैं सर बेंजोडाइजेपिन रिपीट कर दें। मैंने आप लोगों को बताया कि बेंजोडाइजेपिन जो है उनको नार्कोटिक ड्रग कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, केमिकल जबान में उनको बेंजोडाइजेपिन। बेंजो मीन इनमें बेंजीन रिंग है, ये केमिकल नेम है इसका स्ट्रक्चर के लिहाज से। डाई का मतलब दो, ठीक है। बेंजोडाइजेपिन इस पर इसका नाम पड़ा, लेकिन इंग्लिश में इसको नारकोटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नारकोटिक्स। नारकोटिक्स का मतलब नशा आवर अद्वियात, नशा आवर अद्वियात, ऐसी अद्वियात जिनके खाने से नशा चढ़ जाए उसको बेंजोडाइजेपिन कहते हैं। क्लियर है, ये मिटाओ यार आगे पढ़ो। अब मैं आपको पढ़ाने लगा हूं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, दवाइयों के सोर्सेज के लिहाज से इनकी कौन सी किस्में हैं। वाजिद अली हमारे क्लास का सीआर भी है मियां चंदी कॉलेज का, सवाल बहुत अच्छे अच्छे करता है, जवाब बहुत अच्छे अच्छे देता है। तो आज हमने क्या पढ़ना है भाई, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, दवा की दूसरी क्लासिफिकेशन, उनके जराए के लिहाज से दवाओं को कितनी क्लासेस में तकसीम किया जाता है। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा तो प्लीज बार बार सवाल करें, क्योंकि सवाल करने से बात समझ में आती है। अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, और मिसालों से बात वाज़ेह हो जाती है। ठीक है, मैं मिसाल देकर समझाऊंगा, अगर एक तरीके से नहीं समझ सके तो दूसरे से समझाऊंगा, तीसरे से समझाऊंगा, लेकिन पूछोगे तो समझाऊंगा, नहीं पूछोगे तो पढ़ाता चला जाऊंगा कि भाई बच्चों को समझ आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ, आसान टॉपिक है। समझ आ रही है बात, तो ये सब आप पर मुनहसिर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने आपको बताना है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। आप लोगों ने फार्माकोग्नोसी में ड्रग पढ़ी, वहां पर कुदरती जराए से जो ड्रग हासिल हो रही थी उसको क्रूड ड्रग कह रहे थे, जो कुदरती तौर पर खालिस हालत में थी, खालिस हालत में थी। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। सोर्सेज मैंने आपको बताया था फार्माकोग्नोसी में दवाओं के कुल 4 सोर्सेज हैं। कौन से सोर्सेज हैं भाई, 4 दवाएं बेसिकली 3 सोर्सेज से हासिल होती हैं। पहला सोर्स है नेचुरल सोर्स, नेचुरल कुदरती जराए। कुदरती जराए से हासिल होने वाली ड्रग्स को हम क्रूड ड्रग भी कहते हैं। क्या कहते हैं फार्माकोग्नोसी में इनको, क्रूड ड्रग्स। जैसी कुदरत ने है वैसी की वैसी आपने इस्तेमाल की, नेचुरल सोर्सेज। दूसरे नंबर पर है सेमी सिंथेटिक सोर्सेज, सेमी सिंथेटिक
सोर्सेज, और तीसरे नंबर पर है सिंथेटिक सोर्सेज। क्या है भाई? सिंथेटिक सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज में आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ा था, कुदरत से दवाओं को हासिल करने के कुल 4 जरिए हैं। पहला नेचुरल सोर्स था प्लांट्स, यही था ना? दूसरा नेचुरल सोर्स था एनिमल, तीसरा नेचुरल सोर्स था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स, चौथा नेचुरल सोर्स था मिनरल्स, मादनियात। तो वो अद्वियात जो इन 4 जराए से हासिल हो रही हैं, उनको हम नेचुरल सोर्सेज की ड्राइंग कहते हैं। बेचने के लिहाज से क्लासिफिकेशन आपने देख ली, ओवर द काउंटर बिक रही हैं और कैसे बिक रही हैं भाई? ओवर द काउंटर के अलावा प्रेस्क्रिप्शन से बिक रही हैं। अब सोर्सेज से 3 सोर्सेज थे बेसिकली, नेचुरल थे, सेमी सिंथेटिक थे, सिंथेटिक थे। याद रखिएगा, कुदरत ने जैसे दवा की प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मिनरल, बैक्टीरिया से कोई दवा बनाई। मिनरल कहते हैं मादनियात, मादनियात कहते हैं जमीन से निकलने वाली चीजों को, मादनियात। पौधों को कहते हैं नबातात, एनिमल को कहते हैं हैवानात, माइक्रोब्स को कहते हैं खुर्दबीनी जानदार। ठीक है? एंटीबायोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती हैं, एंटीवायरल वायरस से बनती हैं, एंटीबैक्टीरियल बैक्टीरिया से बनती हैं, एंटी फंगल फंगस से बनती हैं, एनिमल से बहुत सी दवाएं बनती हैं। ठीक है? इसी तरह प्लांट से बेतहाशा दवाएं बनती हैं। इनसे हम प्लांट से केमिकल लेकर उनसे दवा बना दें तो ये नेचुरल सोर्सेज की दवा होंगी। क्या होंगी? नेचुरल सोर्सेज की। और एक ऐसी दवा जिसको हम सेमी सिंथेटिक कह रहे हैं, सेमी का मतलब नीम, हाफ, आधा, सिंथेटिक का मतलब है लेबोरेटरी में तैयार किया गया, लेबोरेटरी में तैयार करदा, केमिकली तैयार करदा, सोर्सेज जरिया। यानी आपने ऐसे जरिए से दवा बनाई है, उसको आपने क्या किया? हाफ सिंथेटिक था, सेमी सिंथेटिक मीन आधा सिंथेटिक, पूरा सिंथेटिक नहीं था। पूरा सिंथेटिक से क्या मुराद है? वो दवा पहले भी दवा थी, उसे पौधों से आपने हासिल किया, नेचुरल सोर्स से उसको हासिल किया, पौधे से या जानवर से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उसमें प्लस स्ट्रक्चरल चेंजेस की, लेबोरेटरी में ले जाकर उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज किया, तब्दीली की। नेचुरल सोर्स में क्या किया? पौधे से दवा निकाली, वैसे इस्तेमाल कर दी। एनिमल से निकाली, पौधे से शहतूत लिया, उसका सिरप बना के दे दिया, डोजेज फॉर्म बना के देना है, वैसे कच्चे पत्ते नहीं खिला देने। शहतूत लिया, दूध से ज्यादा शरबत बना के दे दिया, एनिमल से शहद का सिरप में डाल के दे दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वैक्सीन बना दी, मिनरल से कैल्शियम निकाला, सिरप बना के दे दिया, टेबलेट बना के दे दी। लेकिन अगर मैं प्लांट से निकलने वाले किसी केमिकल में कोई लेबोरेटरी में ले जाकर तब्दीली कर दूं, तो अब ये सेमी सिंथेटिक सोर्स होगा कि मेरी जो बुनियादी जरिया था वो कुदरत थी और सेकंड सोर्स मेरा लेबोरेटरी थी। सिंथेटिक क्या होता है? सिंथेटिक कहते हैं मुकम्मल तौर पर आप लेबोरेटरी में कोई फार्मूला तैयार करते हैं, लेबोरेटरी में कोई फार्मूला तैयार करते हैं, कोई दवा तैयार करते हैं। याद रखिएगा, सेमी सिंथेटिक सोर्स में जो दवा थी वो नेचुरल सोर्स से आई थी और वो पहले भी ड्रग थी, उसमें जब स्ट्रक्चरल चेंजेस की गई वो बाद में भी ड्रग रही। लेकिन सिंथेटिक सोर्सेज में हम जो अद्वियात बनाते हैं वो पहले जरूरी नहीं कि उनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी हो, वो ऐसे केमिकल होते हैं जिनकी पहले खुसूसियात बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। जब उन 2, 3, 4 केमिकल को मिलाया जाता है एक नया कंपाउंड बनता है और वो नया कंपाउंड एक मेडिसिन बन जाता है, पहले वो मेडिसिन नहीं होती। जबकि सेमी सिंथेटिक सोर्सेज में वो पहले भी मेडिसिन थी, उसके करैक्टर को बढ़ाने के लिए, उसका फायदा बढ़ाने के लिए, उसके स्ट्रक्चर में चेंज करके हमने उसकी मेडिसिनल अफादियत बढ़ा दी। इसकी मिसाल मैं अक्सर ऐसे दिया करता हूं, सिंथेसिस की मिसाल मैं ऐसे देता हूं, जैसे आपको मैंने बताया हाइड्रोजन एक गैस है और ऑक्सीजन भी क्या है भाई? गैस है।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर आप लेबोरेटरी में मिलाएं तो ये दो गैसेस जब मिलती हैं तो वाटर बनता है, वो लिक्विड है। पानी बिल्कुल अलग खसूसियात रखता है अपने बनने वालों से। ये दो मुख्तलिफ केमिकल को मिलाया और एक नया केमिकल बना, ये सिंथेटिक सोर्स है। बेशक वाटर कुदरत में पाया जाता है, पर मैं मिसाल आपको केमिकल रिएक्शन से समझा रहा हूं कि ये केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है लेबोरेटरी में, आप पानी बना रहे हैं, सिंथेसिस हो रही है, आर्टिफिशियली आप बना रहे हो। जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा कि पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फिजा से, वाटर लेते हैं जमीन से, एनर्जी लेते हैं सूरज से, और कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 बनाते हैं, प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं। ये सिंथेसिस है। ये क्या है? सिंथेसिस। आप समझें, ये जो पौधे के अंदर सिंथेसिस हो रही है, यही सिंथेसिस आप अपनी लेबोरेटरी में कर रहे हो। पौधा भी कार्बन डाइऑक्साइड के खास प्रॉपर्टीज अलग, वाटर की प्रॉपर्टीज अलग, दोनों जब जुड़ते हैं तो एक मीठा कंपाउंड बनता है जो हमारा फूड है, खुराक है, और ऑक्सीजन बनती है जिससे हम सांस लेते हैं। यानी दो मुख्तलिफ चीजों को मिलाकर एक नया ऐसा केमिकल बना देना जो मेडिसिनली इफेक्टिव हो, और जो उससे जिन चीजों से पहले जो चीजें मिलाई हैं वो मेडिसिन ना हो, वो मेडिसिन ना हो। जैसे ये जो आप सेमी सिंथेटिक बना रहे थे, इसमें आपने मेडिसिन के साथ, नेचुरल ड्रग के साथ किसी चीज को मिलाया तो ड्रग की अफादियत बढ़ गई। लेकिन सिंथेटिक में दो ऐसी चीजों को मिला रहे जो पहले ड्रग नहीं थी, या 3 या 4 या 1000 ऐसी चीजों को मिला रहे जो ड्रग नहीं थी, जब जुड़ी तो ड्रग बन गई। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से जुड़ा तो ग्लूकोज बन गया, एक अलग चीज वजूद में आ गई। ये सिंथेटिक सोर्सेज हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज की बुनियाद पर द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज आर एज फॉलोइंग। फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, दवाइयों की क्लासिफिकेशन उनके सोर्सेज के लिहाज से दर्ज झैल है, और वो क्या है? पहला सोर्स है नेचुरल सोर्स, दूसरा है सेमी सिंथेटिक सोर्स, तीसरा है सिंथेटिक सोर्स। इनका मैंने नो हाउ सारा दे दिया, आप इंट्रोडक्शन सादा अल्फाज में उर्दू में समझा दिए। अब हम साइंटिफिकली जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है वैसे पढ़ेंगे। बातें वही होंगी जो मैं उर्दू में बता चुका हूं, बस इधर बुक में इंग्लिश में लिखी होंगी। तो अब सुनते जाइएगा और समझते जाइएगा। अब देखो, सबसे पहले वो नेचुरल सोर्सेज की ड्रग्स के बारे में बता रहे हैं। पहले तो आपको बता रहे हैं कि नेचुरल सोर्सेज 4 किस्म के हैं। प्लांट सोर्स का एरो लगा हुआ है, एनिमल सोर्स का दूसरा एरो, तीसरा एरो माइक्रोबियल सोर्स यानी माइक्रोऑर्गेनिजम्स का, चौथा एरो मिनरल सोर्स यानी कि मादनियात का सोर्स। सबसे पहला है प्लांट सोर्स की ड्रग कौन सी है? दिस इज द ग्रुप ऑफ ड्रग, ये अद्वियात का वो ग्रुप है that is obtained from plants, जिन अद्वियात को हम पौधों से हासिल करते हैं उनको प्लांट सोर्स कहते हैं। पौधे कुदरत में होते हैं इसलिए ये कुदरती जरिया है। रिजरपीन is obtained from Rauwolfia serpentina। रिजरपीन एक केमिकल कंपाउंड है जो कि कई किस्म की प्रॉपर्टीज रखता है, एंटी साइकोटिक प्रॉपर्टीज रखता है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज रखता है। और Rauwolfia serpentina एक पौधा है जिसको हम चंदन बूटी कहते हैं उर्दू में, हिंदी में, उससे हासिल किया जाता है। यानी ये कुदरती जराए से पौधा से दवा बन रही है, पौधे से आपने केमिकल निकाला और उसको सिरप बना दिया, टेबलेट बना दी, उसमें कोई और छांट काट छांट नहीं की, तराश खराश नहीं किया। समझ आ रहा है? इसी तरह सिनामल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिनामम लोरेसी। सिनामल्डिहाइड ये एक मीठा कंपाउंड होता है जो कि दारचीनी से हासिल होता है। सिनामम लोरेसी दारचीनी को कहते हैं। किसको कहते हैं? दारचीनी को। डिजॉक्सिन एक केमिकल कंपाउंड है जिसको ग्लाइकोसाइड कहते हैं। इसकी केमिकल क्लासिफिकेशन ग्लाइकोसाइड है। ये आगे आप फार्माकोग्नोसी में ये सब कंपाउंड्स आएंगे, उधर आपको समझ आ जाएगा ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, अल्कलाइड्स क्या होते हैं, अल्डिहाइड क्या होते हैं। तो ये जो
अल्डिहाइड तो मीठे कंपाउंड होते हैं ना, आपने अल्डिहाइड ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा हुआ है। डिजॉक्सिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिजिटैलिस लेनेटा या डिजिटैलिस पर्प्यूरा, एक प्लांट है जिसका नाम डिजिटैलिस है। डिजिटैलिस के पौधे से दो किस्में होती है उसकी, लेनेटा और पर्प्यूरा। डिजॉक्सिन केमिकल निकलता है जो दिल को ताकत देता है, डूबते दिल का सहारा है। अगर किसी इंसान का दिल डूब रहा हो, धड़कन कम हो रही हो, ज़ईफ हो रहा है तो उसको डॉक्टर डिजॉक्सिन लिखते हैं। जो ब्रांड नेम जीएसके की गोली आती है लेनॉक्सिन के नाम से, ब्लू कलर की डब्बी होती है और अंदर प्लास्टिक की डब्बी में व्हाइट गोलियां होती हैं, लेनॉक्सिन उसका नाम होता है और डब्बे पर पॉइजन रेड कलर से लिखा होता है। तो ये प्लांट सोर्सेज की ड्रग हो गई। दूसरा सोर्स है एनिमल सोर्सेज ऑफ ड्रग। एनिमल सोर्सेज जो दवाएं एनिमल से हासिल होती है, सब बता दिया आपको डिटेल से। Many animals are involved in the production of many important drugs. बहुत से जानवर बहुत सी अहम अद्वियात की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं। वो कौन कौन से अद्वियात जो जानवरों से हासिल कर रहे हैं, जैसे कि इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हम शुगर के मरीजों में बन नहीं रहा होता, वो हम बाहर से बनवाते हैं, जानवरों से इंसुलिन बनवाते हैं। जानवर की इंसुलिन अलग है, जानवर का ब्लड ग्रुप अलग है। इंसान को गाय का खून नहीं लग सकता, इंसान को गाय की इंसुलिन भी नहीं लग सकती। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर उनके लबलबे से इंसान वाले केमिकल कंपोजिशन की इंसुलिन तैयार करवाते हैं। इंसान में तो इतनी नहीं बनती कि मैं ब्लड तो हम डोनेट कर देते हैं, लेकिन इंसुलिन में अपने निकाल के किसी को नहीं दे सकता। ये वक्त जरूरत के वक्त पर बनती है और मुनासिब बनती है। ब्लड तो हर वक्त इजाफी मौजूद है, ठीक है, इसलिए जानवरों से निकलवाते हैं। इसी तरह सेक्स हार्मोन्स, बहुत से हार्मोन्स, जैसे कि आपने पीछे एक प्रेस्क्रिप्शन ड्रग पढ़ी स्टेरॉइड्स जिनको हम कहते हैं। एक स्टूडेंट का सवाल भी था स्टेरॉइड क्या होते हैं, बताया इसलिए नहीं कि भाई आगे आ रहा है। तो स्टेरॉइडल हार्मोन्स बहुत से बॉडी बिल्डर्स जो मसल गेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फीमेल सेक्स हार्मोन्स और मेल के सेक्स हार्मोन्स भी ये जानवरों से, घोड़ों से, इन चीजों से बनाते हैं, लेकिन उनमें भी जेनेटिक इंजीनियरिंग करके। कैसे कि इंसान के मुताबिक हार्मोन बनाते हैं, जानवर का हार्मोन इंसान पर असर नहीं कर सकता, तो उनमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं। उनके डीएनए के जीन्स में, डीएनए के कोड्स में तब्दीलियां लाकर इंसानों वाला हम हार्मोन तैयार करते हैं। इसी तरह थायरॉक्सिन भी एक हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड बनाता है। थायराइड ग्लैंड आपके इधर हल्क में होता है, जिसको गिल्लड़ कहते हैं। गिल्लड़ की बीमारी भी पहले लोगों को होती थी, गला फूल जाता था आयोडीन की कमी से, तो उनको थायरॉक्सिन की गोलियां खाने को दी जाती हैं। अगला सोर्स है माइक्रोबियल सोर्स ऑफ ड्रग। माइक्रोबियल मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ड्रग बन रही है। दिस इज द ग्रुप ऑफ मेडिसिन, ये मेडिसिन का वो ग्रुप है दैट आर सिंथेसाइज्ड, जिनको लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। लेबोरेटरी में तैयार करने बाय यूजिंग डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हुए। दिस ग्रुप इंक्लूड द फॉलोइंग ड्रग, इनमें 10 ड्रग शामिल हैं। एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, इंसुलिन। इंसुलिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बना रहे हैं। बेसिकली तो ये हार्मोनल ड्रग है, एनिमल सोर्सेज की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सोर्सेज की नहीं है, मिसाल गलत है। और इनमें वैक्सीन शामिल हैं। चौथा सोर्स है नेचुरल ओरिजिन का, मिनरल ओरिजिन। मिनरल मतलब जो जमीन से हासिल हो रहा है, मिनरल का मतलब मादनियात जमीन से। अब जमीन से क्या निकल रहा है, जिंक है, आयोडीन है, आयरन है, कैल्शियम है, तांबा है, ये सब आपके जिस्म के अंदर है और ये गोलियों के अंदर भी डाला जाता है। मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, सल्फर है। अंडे की जर्दी में सल्फर होता है, इसीलिए उसका कलर येलो है। सल्फर पोटास को कहते हैं, जो धमाके वगैरह पटाखों में इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो आज मैंने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज में आपको नेचुरल सोर्सेज बड़ी डिटेल से बताया, पढ़ाया, पढ़ा भी दिया। सिंथेटिक सोर्सेज का इंट्रोडक्शन दे दिया, सिंथेटिक सोर्सेज का इंट्रोडक्शन दे दिया। आज के लेक्चर में यहाँ खत्म करता हूँ। अगर किसी स्टूडेंट का कोई सवाल है तो प्लीज मुझसे सवाल करे, तो मैं आपको जवाब देता हूँ। बाकी हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। किसी स्टूडेंट को अगर समझ नहीं आई तो वो भी प्लीज फेयरली मुझे बताइए कि